थैनोस का माइंड स्टोन, स्टार वॉर्स से सुप्रीम लीडर और संभाला के अंदर वकांडा के लोग, ये सब इस फिल्म में है। सच में कल्कि 2898 एडी फिल्म का मेन थीम है रिवाइवल। फिल्म के स्टार्टिंग में ही हम लोगों को अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा को दिखाया जाता है, जिसके पेट में अभी परीक्षित है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव वंश को जो लॉसेस हुए हैं, उनसे परीक्षित फिर से अपने वंश को रिवाइव कर सकता है। सुमति के पेट में जो बच्चा है, जिसे भगवान का अवतार कहा जा रहा है, वो भी इस डिस्टोपियन दुनिया को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। और फाइनली अपना प्रोटैगनिस्ट भैरवा, उसका भी रिवाइवल होता है कर्ण के पावर्स के साथ, ताकि वो आने वाले भगवान के अवतार को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इस रिवाइवल के साथ ही सर्वाइवल का भी एक कंसेप्ट जुड़ जाता है। पांडव वंश आगे बढ़े और परीक्षित का जन्म हो। अश्वत्थामा को ये नामंजूर है। आफ्टर ऑल कौरवों के विनाश के लिए पांडव से रिस्पॉन्सिबल है, तो इसी रीजन से वो उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र से वार करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण उसे प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं अश्वत्थामा को अमर रहने का श्राप और भगवान के आने वाले अवतार कल्कि को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देते हैं। पर जिस टाइम पर भगवान का जन्म होने वाला होता है, उस टाइम पर इस दुनिया में एक अलग ही खतरा एग्जिस्ट करता है, सुप्रीम याश्किन, जो एक हिसाब से इस डिस्टोपियन दुनिया को और भी ज्यादा बदतर बनाते जा रहा है। लेकिन ये सुप्रीम याश्किन कौन है, उसके मोटिव्स क्या है? सुमति का बच्चा अगर सच में कल्कि है, तो फिर कॉम्प्लेक्स के लोगों का उससे प्रॉब्लम क्या है? और फाइनल वॉर में भैरवा का क्या रोल होने वाला है? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और ये है कल्कि 2898 एडी फिल्म का ब्रेकडाउन और एंडिंग एक्सप्लेन। इस फिल्म का स्टोरी बेस्ड है कलयुग के आखिरी कुछ बचे कुछ सालों के ऊपर, जब धरती पर सिर्फ 3 ही रहने लायक जगह बची हैं। काशी, जहाँ पे इस दुनिया के बचे कुछ लोग रहते हैं, संभाला जहाँ पर भगवान को मानने वाले लोग रहते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो एक जायगेंटिक शिप की तरह है, जहाँ पर सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। लेकिन ये एक हिसाब से सुप्रीम याश्किन का एक लैब है। फिल्म के स्टार्टिंग में काशी के एक सर्वाइवर के हाथों में होता है लॉर्ड भैरवा का एक पेंडेंट। ऐसा कहा जाता है कि काशी के वो प्रोटेक्टर हैं। वैसे इस चीज को एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है, क्योंकि इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट का नाम भी भैरव है, एक स्किल फाइटर जो एक बाउटी हंटर है, और उसका सपना है कॉम्प्लेक्स पर रहना। ह्यूमैनिटी इस दुनिया से ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो भैरव को बस एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, और कॉम्प्लेक्स पर जाने के लिए उसे चाहिए 1 लाख यूनिट्स। फाइनली उसे एक बाउट मिलता है, एक मिशन, जहाँ पे उसे कॉम्प्लेक्स के लिए सुमति नाम की एक औरत को कैप्चर करना है। सुमति कॉम्प्लेक्स से भागी हुई एक लैब एक्सपेरिमेंट है और वो प्रेग्नेंट है। संभाला के लोगों के हिसाब से उसके अंदर जो बच्चा है वो भगवान का एक रूप है, तो कॉम्प्लेक्स के ओवरलॉर्ड सुप्रीम याश्किन को वो बच्चा चाहिए। कॉम्प्लेक्स के साइंटिस्ट सुप्रीम याश्किन के ऑर्डर से फर्टाइल लेडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो पहले उन्हें फोर्सफुली कैप्चर करते हैं, फिर उन्हें अपने एडवांस टेक्नोलॉजीज के जरिए प्रेग्नेंट करते हैं, और फिर उस प्रेग्नेंट औरत के अंदर याश्किन अपने सीक्रेट फॉर्मूला को डालता है। फिर 4 महीनों के बाद जब वो बच्चा अपने माँ के पेट में बड़ा होने लगता है, तो फिर से वो अपने एडवांस मशीन्स के जरिए उस बच्चे के एसेंस को निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करता है। लेकिन इतना सब कुछ क्यों? कौन है याश्किन, या फिर वो क्या है और उसके मोटिव्स क्या है? जब कॉम्प्लेक्स का एक डॉक्टर एक्सट्रैक्टेड सीरम को पॉइजन से बदलकर याश्किन को देने जाता है, तब हम लोगों को एक शॉट में ह्यूमन एवोल्यूशन का एक पेंटिंग दिखाया जाता है, जिसे दिखाने के ठीक बाद याश्किन को दिखाया जाता है। मतलब याश्किन ह्यूमन एवोल्यूशन का नेक्स्ट चैप्टर है। उस डॉक्टर का मोटिव जानने के बाद याश्किन उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो डॉक्टर एक शार्प ऑब्जेक्ट को याश्किन के चेस्ट के अंदर घुसा देता है, पर इससे याश्किन का कुछ नहीं होता। उसके पावर्स और उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर नॉर्मल इंसानों के जैसा तो बिल्कुल नहीं है। वो उस डॉक्टर से कहता है भगवान और पैसों के नाम पर युद्ध करने वाले इंसानों को उसने सिर्फ एक ही वॉर से जिताया है। भगवान या पैसों के नाम पर युद्ध करने वाले इंसानों को एक ही युद्ध से जिताया मैंने। और संभाला के एक खोजी के हिसाब से याश्किन 200 साल का है। 200 साल का एक राक्षस। मेरे ख्याल से याश्किन सिर्फ 200 साल का नहीं है। हजारों साल पहले शायद एक वॉर हुआ था, जिसके बाद अमीर और गरीब लोगों के बीच का डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है। नॉर्मल लोग काशी आ जाते हैं क्योंकि दुनिया में सिर्फ यही एक शहर रहने लायक है, और अमीरों के लिए बनाया जाता है कॉम्प्लेक्स। याश्किन उस पुराने वॉर का फेट डिसाइड करता है। याश्किन इधर पे भगवान के नाम पर और पैसों के लिए वॉर करने वाले लोगों की बात कर रहा है, मतलब वो इधर पे सुपर पावरफुल कंट्रीज की बात कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक इंसान के लिए पूरे दुनिया के मिलिट्री पावर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, तो वो किस तरीके से इस वॉर का फेट डिसाइड करता है? मेरे ख्याल से याश्किन का ओरिजिनल फॉर्म एक एआई है, जो दुनिया को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर वॉर करवाता है। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद वो अपने लैब में खुद को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए वो अपने लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट को क्रिएट करता है, जैसे कि अल्ट्रॉन एआई विजन को क्रिएट करता है, स्काईनेट टर्मिनेटर को क्रिएट करता है। सिमिलरली याश्किन सुप्रीम याश्किन को क्रिएट करता है। तो शायद हमारे सामने ये जो याश्किन है, ये बस एक फॉर्म है। याश्किन उस डॉक्टर से कहता है कि ह्यूमन बीइंग का पैदाइश डिफेक्टिव है। ह्यूमन बीइंग्स की पैदाइश डिफेक्ट है,
मतलब वो अपने एक्सपेरिमेंट से एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि उसे इस दुनिया को फिर से रिवाइव करना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसे इस दुनिया को और इधर पर रहने वाले लोगों को खत्म करना होगा। वो इस कलयुग को खत्म कर एक नए युग को शुरू करना चाहता है, एक ऐसा युग जहाँ के इंसान ह्यूमन एवोल्यूशन के टॉप पर होंगे। और याशकिन होगा इस युग का रचयिता या फिर क्रिएटर, और इस युग में याशकिन को एक भगवान माना जाएगा। कलयुग के बाद का युग सतयुग, जिसे बहुत लोग त्रेता युग कहते हैं। मतलब उसका प्लान है परफेक्ट ह्यूमंस को त्रेता युग के लिए तैयार करना, और शायद इसी का नाम है प्रोजेक्ट के। लेकिन उसका मोटिव तब बदल जाता है जब उसे 7 चिरंजीवियों में से एक अश्वत्थामा का और फिर कर्ण का पता चलता है। जब कमांडर मानस सुमति को कैप्चर करके उसके बच्चे के थोड़े से एसेंस को निकालता है, तब सुमति संभाला की कुछ रेबल्स की मदद से कॉम्प्लेक्स से भाग जाती हैं। वो रेबल्स सुमति को संभाला ले जाना चाहते हैं ताकि भगवान का जन्म वहीं पर हो। तो कमांडर मानस उसके पीछे अपने आर्मी के साथ साथ कुछ बाउटी हंटर्स को भी भेजते हैं ताकि वो सुमति को कैप्चर कर सके। अपना प्रोटैगनिस्ट भैरव भी उसके पीछे जाता है। मानस के रेंजर्स जब सुमति को कैप्चर करने वाले होते हैं, तब उधर पे पहुंचता है अश्वत्थामा, और ये उस बैटलफील्ड में लिटरली तबाही मचा कर रख देते हैं। वो उधर पे सबको डिफीट करते हैं। भैरव अश्वत्थामा को टक्कर तो देते हैं, लेकिन वो भैरव को और उसके बुज्जी को तोड़कर सुमति को लेकर उन रेबल्स के साथ पहुंचते हैं संभाला। इस दौरान भैरव के साथ कमांडर मानस का एक सीक्रेट डील होता है। भैरव सुमति को कॉम्प्लेक्स पर लाएगा, लेकिन इसके बदले उसे चाहिए कॉम्प्लेक्स पर एंट्री। भैरव अपने एक रेबल फैन को मैनिपुलेट करता है और फिर उस रेबल के डायरेक्शन से वो पहुंचता है संभाला। वो अभी सुमति को कैप्चर करना चाहता है और अश्वत्थामा उसे और उसके बुज्जी को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब कमांडर मानस अपने फौज को लेकर पहुंचता है संभाला, ताकि वो सुमति को कैप्चर कर सके और इस खूबसूरत जगह को डिस्ट्रॉय कर सके। कमांडर मानस का भगवान से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। मतलब वो सिर्फ सुप्रीम इंटेलिजेंस का वर्शिप करता है। अश्वत्थामा जब भैरव को मारकर बेहोश कर देता है, तब मानस अश्वत्थामा के ऊपर एक एडवांस चेन टाइप वेपन से अटैक करता है, जिससे अश्वत्थामा वहीं पर कैद हो जाता है। और जब मानस सुमति को लेकर इधर से निकलने ही वाला होता है, तभी उधर पे भैरव के हाथ लग जाता है कर्ण का वो विजय धनुष, जिसे अश्वत्थामा ने अपने दोस्त के याद में अब तक संभाल कर रखा था। ये धनुष भगवान परशुराम का है, जिन्होंने ये कर्ण को गिफ्ट किया था। विजय धनुष एक ऐसा हथियार है जिसे पकड़ने वाला अनडिफीटेड बन जाता है। इस धनुष को भैरव जब हाथ से उठाता है, तब उसमें आ जाते हैं कर्ण के पावर्स। कर्ण महाभारत के युद्ध का सबसे पावरफुल वॉरियर था, और वो इतना अच्छा था कि उसे मारने के लिए भगवान कृष्ण को छल का सहारा लेना पड़ा। अश्वत्थामा और कर्ण बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अश्वत्थामा के हिसाब से कर्ण का ऐसा डेथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन महाभारत का ये वॉर कौन अच्छा है कौन बुरा है इस बारे में नहीं था। ये वॉर था धर्म और अधर्म का। पर जैसे कि कर्ण एक अच्छा इंसान था, तो इसी रीजन से भगवान उन्हें पुनर्जीवन देते हैं ताकि वो इस आने वाले महायुद्ध में भगवान के अगेंस्ट नहीं उनके साथ लड़ सके। भैरव विसुमति को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स के एंटायर आर्मी को विजय धनुष से डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर वो कमांडर मानस को मारकर इस वॉर को खत्म करता है। लेकिन जब विजय धनुष उसके हाथ से छूटता है, तब वो फिर से पुराना भैरव बन जाता है, और वो अभी सुमति को लेकर इधर से चला जाता है। इस फिल्म के फाइनल बैटल के बाद हर एक को अपना अलग मोटिव मिलता है। अश्वत्थामा को अभी भैरव को फाइंड आउट करना है ताकि वो उसे कर्ण के बारे में समझा सके, अपने पावर्स को और इस विजय धनुष को कंट्रोल करना सिखा सके, और साथ ही साथ सुमति को भी उसे प्रोटेक्ट करना है। आने वाले कहानियों में भैरव का मोटिव होगा सुमति और अश्वत्थामा को दूसरे चिरंजीवियों से मिलाना। शायद वो एक एडवेंचर पर निकलेंगे जहाँ पर याशकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगा, और इन लोगों का मोटिव होगा दूसरे चिरंजीवियों को फाइंड आउट करना। संभाला के लोग फाइनल वॉर के लिए प्रिपरेशन लेंगे, और काशी के लोग अपने भगवान का राह देखेंगे जो आकर इस दुनिया को फिर से रहने लायक बना देंगे। लेकिन सुप्रीम याशकिन का क्या? जब एकदम आखिर में वो सुमति के बच्चे से एक्सट्रैक्टेड सीरम से खुद को इंजेक्ट करता है, तब वो बहुत बदल जाता है, जैसे कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, और अभी उसके हाथ में है गांधीव धनुष, जिसे काउंसलर बानी फाइंड आउट करते हैं। फिल्म के एकदम आखिर में याशकिन पहेली में कहता है, जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसे घूम कर आएगा, अपने हर फेरे में वो बस प्रलय ही संग लाएगा। जगन्नाथ जी के रथ का चक्र का मतलब होता है सुदर्शन चक्र, जिसके आगे ना ही कोई देवता और ना ही कोई असुर टिक सकता है। तो एक हिसाब से ये प्रलय का दूसरा नाम है। फिर वो कहता है कि तरतराती धरती माँ के कोख से जब वो जन्मेगा, ये डायरेक्टली कल्कि का एक रेफरेंस है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब अपना शरीर छोड़ते हैं, तब सुदर्शन चक्र वहीं पर घूम रहा था, और फिर वो घूमते हुए धरती के अंदर चला जाता है, और अब वो तभी बाहर आएगा जब भगवान कल्कि का जन्म होगा। याशकिन के पास अभी गांधीव धनुष है,
जिसे ब्रह्मा जी ने अर्जुन को दिया था। तो मतलब याशकिन अभी सुदर्शन चक्र के पीछे है जिसे महादेव क्रिएट करते हैं। सुदर्शन चक्र के मिलते ही याशकिन एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी बन जाएगा। प्रोबेबली यही बनेगा कली, जिसके पास होंगे तीनों भगवान के पावर्स। लेकिन इस फिल्म के आखिर में याशकिन का जो फॉर्म दिखाया गया है ये कली पुरुष का फाइनल फॉर्म नहीं है। आने वाले फिल्मों में उसका मोटिव होगा सुदर्शन चक्र को हासिल करना, और शायद वो अपने एसेंस से अपने कुछ एलाइज को भी क्रिएट कर सकता है, जैसे कि ग्रीड, डेथ, फियर, लस्ट, तम विष्णु और अलक्ष्मी। लेकिन साथ ही साथ वो अपने प्रोजेक्ट के को भी कंटिन्यू रखेगा, और मेरे ख्याल से वो इस प्रोजेक्ट के में तब सक्सेसफुल होगा जब वो इस फॉर्मूला को किसी एनिमल के ऊपर ट्राई करेगा, क्योंकि कली पुरुष का फाइनल फॉर्म एक डॉग के जैसा है। पर जो भी हो ये तो हम लोगों को फ्यूचर में ही पता चलेगा। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।